दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 अपराधों का समन नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तंभों में विनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का समन उस सारणी के तृतीय स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा लागू होती है वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का समन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। 298 वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना आशित है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद कर सकता है जिसने धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने की कोशिश की। स्वेच्छाया उपहति कारित करना धारा 323 वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। प्रकोपन पर स्वेच्छाया उपहति कारित करना धारा 334 वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छाया घोर उपहति कारित करना 335 वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है। किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध धारा 341 और 342 वह व्यक्ति जो अवरोध या परिरोध किया गया है। किसी व्यक्ति का 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 343 परिरुद्ध व्यक्ति। किसी व्यक्ति का 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध धारा 344 यथोक्त परिरुद्ध व्यक्ति। किसी व्यक्ति का गुप्त स्थान में सदोष परिरोध 346 यथोक्त यानी परिरुद्ध व्यक्ति। हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 352 355 358 वह व्यक्ति जिस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया गया। चोरी 379 चुराई हुई संपत्ति का स्वामी। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग धारा 403 दुर्विनियोजित संपत्ति का स्वामी। वाहक घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग धारा 407 उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यासभंग किया गया है। चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुए जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना। चुराई हुई संपत्ति का स्वामी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है छिपाने में या वैनित करने में सहायता करना। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति का स्वामी। छल 417 वह व्यक्ति जिससे छल किया गया। प्रतिरूपण द्वारा छल वह व्यक्ति जिसके साथ छल किया गया है। धारा 419 लगेगी। लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति आदि का कपटपूर्वक अवसारण या छिपाना। धारा 421 उससे प्रभावित लेनदार। अपराधी का अपने को सौदे ऋण या मांग का लेनदारों के लिए उपलब्ध किया जाना कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 422 उससे प्रभावित लेनदार। अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 423 उससे प्रभावित व्यक्ति। संपत्ति का कपटपूर्वक अवसारण या छिपाया जाना। 424 उससे प्रभावित व्यक्ति। रिष्टि जब कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है। 426 और 427 वह व्यक्ति जिसे हानि या नुकसान हुआ।
जीव जंतु का वध करने या उसके विकलांग करने द्वारा रिष्टि, धारा 428। जीव जंतु का स्वामी, ढोर आदि का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि, 429। ढोर या जीव जंतु का स्वामी। सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोष पूर्वक मोड़ने के द्वारा रिष्टि, जब उससे कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है। 430। वह व्यक्ति जिसे हानि या नुकसान हुआ। आपराधिक अत्याचार, 447। वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अत्याचार किया गया है। गृह अत्याचार, 448। वह व्यक्ति जिसके कब्जे में गृह है जिस पर अत्याचार किया गया। कारावास से दंडनीय अपराध को चोरी से भिन्न करने के लिए गृह अत्याचार, 451। वह व्यक्ति जिसका उस गृह पर कब्जा है जिस पर अत्याचार किया गया। मिथ्या व्यापार, संपत्ति चिन्ह का उपयोग, 482। वह व्यक्ति जिसे ऐसा उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है। अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए व्यापार या संपत्ति चिन्ह का कूटकरण, 483। वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है। कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल को जानते हुए विक्रय या अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए या विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए कब्जे में रखना, 486। यथोक्त सेवा संविदा का आपराधिक भंग, 491। वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है। जार क्रम, 497। स्त्री का पति, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना, 498। स्त्री का पति और स्त्री। मानहानि के सिवाय ऐसे मामले के जो उपधारा 2 के नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 500 के सामने विनिर्दिष्ट की गई। धारा 500। वह व्यक्ति जिसकी मानहानि हुई है। मान हानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, धारा 501। वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। मान हानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का ये जानते हुए बेचना कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, धारा 502। वह व्यक्ति जिसका मानहानि हुई है। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान, धारा 504। अपमानित व्यक्ति। आपराधिक अभित्रास, धारा 506। अभित्रस्त व्यक्ति। किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करने की वह देवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य, 508। वह व्यक्ति जिसे उत्प्रेरित किया गया है। नीचे दी गई सारणी के प्रथम 2 स्तंभ में विनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध उस न्यायालय की अनुज्ञा से जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है, उस सारणी के तृतीय स्तंभ में लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अपराध। अपराध और उसमें भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लगेगी। कॉलम नंबर 2 में वो लिखा है, कॉलम नंबर 3 में वो लिखा है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध समन किया जा सकता है। गर्भपात कारित करना, धारा 312। वह स्त्री जिसका गर्भपात किया गया है। स्वेच्छा या घोर अपहति कारित करना, धारा 325। वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है
ऐसे उतावलेपन और उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा उपपत्ति कारित करना जिससे मानव जीवन या दूसरे का व्यक्तिगत क्षेम संकटापन हो जाए। धारा 337 वह व्यक्ति जिसे उपहति या मानव संकट में पड़ा वो उस व्यक्ति की तरह। ऐसे उतावलेपन और उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा घोर उपपत्ति कारित करना जिससे मानव जीवन या दूसरों के व्यक्तिगत संकटापन हो जाए। वह व्यक्ति जिसके मानव जीवन और दूसरों के व्यक्तिगत संकट उत्पन्न हुआ उसके द्वारा। किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 357 वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया या जिस पर बल का प्रयोग किया गया था। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। धारा 381 चुराई हुई संपत्ति का स्वामी। आपराधिक न्यास भंग 406 उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है। लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग 408 उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है। ऐसे व्यक्ति के साथ छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वेद संहिता द्वारा आबद्ध हैं। धारा 418 वो व्यक्ति जिससे छल किया गया है। छल करना या संपत्ति परिदत करने अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। धारा 420 वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। 494 ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या किसी मंत्री के विरुद्ध उसके लोक कर्तव्यों के संबंध में मानहानि जब मामला लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद पर संस्थित हैं। वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। स्त्री की लज्जा या अनादर करने के आशय से शब्द कहना या ध्वनियाँ करना या अंग विक्षेप करना या कोई वस्तु प्रदर्शित करना या किसी स्त्री की एकांतता को आक्रमण करना। वह व्यक्ति जिसका अनादर करना आशित या था या जिसकी एकांतता का अतिक्रमण किया गया था। धारा 509 जब कोई अपराध इस धारा के अधीन समन्वय है तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का अथवा ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का जब ऐसा प्रयत्न स्वयं अपराधी हो अथवा जहां अभियुक्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 या धारा 149 के अधीन दायी हो, समन उसी प्रकार से किया जा सकता है। जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता है 18 वर्ष से कम आयु का या जड़ या पागल हैं, तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे अपराध का समन कर सकता है। जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता है मर जाता है, तब ऐसे व्यक्ति का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में यथा परिभाषित विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से ऐसे अपराध का समन कर सकता है। जब अभियुक्त विचारणा सुपुर्द कर दिया जाता है या जब वो दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का समन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाज़त के बिना
अनुज्ञात न किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है या जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है। धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का समन करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसका समन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है। यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड से या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का समन न किया जाएगा। अपराध के इस धारा के अधीन समन का प्रभाव उस व्यक्ति को दोष मुक्ति होगा जिससे अपराध का समन किया गया। अपराध का समन इस धारा के बंदों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 321 अभियोजन वापस लेना। किसी मामले का बार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतया या अन्य अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। और ऐसे वापस लिए जाने पर यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा। यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराधों के बारे में दोष मुक्त कर दिया जाएगा। परंतु जहां अपराध किसी ऐसी बात से संस्थित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अथवा ऐसे अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया है अथवा ऐसे अपराध में केंद्रीय सरकार को किसी संपत्ति दुर्विनियोग न्यास या नुकसान अंतर्गत है अथवा ऐसा अपराध केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है जब वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्य है और मामले का बार साधक अभियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो वह जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा से ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व अभियोजन को ये निर्देश देगा कि वो अभियोजन को वापस लेने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करें। जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। धारा 22 में जिस किसी जिले में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण के दौरान उसे साक्ष्य ऐसा प्रतीत होता है उसके आधार पर यह अवधारणा की जा सकती है कि उस मामले का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने की आधिकारिकता नहीं है अथवा मामला ऐसा है जो जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित या विचारणार्थ सुपुर्द किया जाना चाहिए अथवा मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए तो वह कार्रवाई को रोक देगा और मामले की ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट सहित जिसमें मामले का स्वरूप स्पष्ट किया गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या आधिकारिकता वाले अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को जिससे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे भेज देगा। यदि वह मजिस्ट्रेट जिससे मामला भेजा गया है ऐसा करने के लिए सशक्त है तो वह उस मामले का विचारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने अधीनस्थ आधिकारिकता वाले मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है या अभियुक्त को विचारणार्थ सुपुर्द कर सकता है। धारा 323 प्रक्रिया। जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्रवाई के किसी प्रक्रम में
उसे यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह उसे इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय 18 के उपबंध ऐसी सुपुर्दगी को लागू होंगे। धारा 324 सिक्के, स्टाम्प या विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्वक दोष सिद्ध व्यक्तियों का विचारण। जहाँ कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा चुकने पर या उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः अभियुक्त हैं और उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष मामला लंबित है समाधान हो जाता है कि यह उपधारणा करने के लिए आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वह उस दशा के सिवाय विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा या सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है और उसकी यह राय है कि यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया तो वह स्वयं उसे पर्याप्त दंड का आदेश दे सकता है। जब उपधारा 1 के अधीन कोई व्यक्ति विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है या सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, तब कोई अन्य व्यक्ति जो उसी जांच या विचारण के में उसके साथ संयुक्ततः अभियुक्त हैं वैसे ही भेजा जाएगा या सुपुर्द किया जाएगा जब तक ऐसे अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट यथास्थिति धारा 239 या धारा 245 के अधीन अनुमोचित न कर दे। धारा 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे इस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या दंड से अधिक कठोर दंड जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त हैं दिया जाना चाहिए, अथवा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होते हुए भी उसकी राय है कि अभियुक्त से धारा 106 के अधीन बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तब वह अपनी राय अभिलिखित कर सकता है और कार्रवाई तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिसके वह अधीनस्थ हो भेज सकता है। जब एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण एक साथ किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे में उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, तब वह उन सभी अभियुक्तों को जो उसकी राय में दोषी हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास कार्रवाई भेजी जाती है ठीक समझता है तो पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है और किसी साक्षी को जो पहले ही मामले में साक्ष्य दे चुका है पुनः बुला सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है और कोई अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकता है, ले सकता है। मामले में ऐसा निर्णय दंडादेश या आदेश देगा जो वो ठीक समझता है और जो विधि के अनुसार हैं। धारा 326 भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। जब कभी किसी जांच विचारण के साक्ष्य में पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसमें आधिकारिकता का प्रयोग नहीं कर सकता है, कोई अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे ऐसा आधिकारिकता है जो उसका प्रयोग करता है उसका उत्तरवर्ती होता जाता है, तो ऐसा उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित और भाग अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है। परंतु यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्षियों में से किसी की जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा प्रति परीक्षा पुनः परीक्षा के लिए यदि कोई हो जैसी वह अनुज्ञात करे
पश्चात वह साक्षी अनुमोचित कर दिया जाएगा। जब कोई मामला एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के बंदों के अतिरिक्त अंतरित किया जाता है, तब उपधारा 1 के अर्थ में पूर्व कथित मजिस्ट्रेट के बारे में समझा जाएगा कि वह उसमें आधिकारिकता का प्रयोग नहीं कर सकता और पश्चात कथित मजिस्ट्रेट द्वारा उसका उत्तरवर्ती हो गया है। इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारण को या उन मामलों को लागू होती है जिनमें कार्रवाई धारा 322 के अधीन रोक दी गई है या जिसमें कार्रवाई वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को धारा 325 के अधीन भेज दी गई है। धारा 327 न्यायालयों का खुला होना, वह स्थान जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारणतः पर प्रवेश कर सकेगी, जहां तक कि सुविधापूर्वक वे उसमें समा सके। परंतु यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में आदेश दे सकता है कि जन साधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है न तो प्रवेश करेगा, न होगा और न रहेगा। उपधारा 1 के किसी बात के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 ड के अधीन बलात्संग या किसी अपराध की जांच या उसका विचारण बंद कमरे में किया जाएगा। परंतु पीठासीन न्यायाधीश यदि वह ठीक समझता है तो वह दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस कमरे में या भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है प्रवेश करने, होने या रहने की अनुज्ञा दे सकता है। परंतु यह और कि बंद कमरे में विचारण यथासाध्य किसी महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। जहां उपधारा 2 के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है, वहां किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसी कार्रवाई के संबंध में किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करना विधि पूर्ण नहीं होगा। परंतु बलात्संग के अपराध में के संबंध में विचारण की कार्रवाई के मुद्रण या प्रकाशन पर पाबंदी पक्षकारों के नाम और पते की गोपनीयता को बनाए रखने की अधिदिन हटाई जा सकेगी।